दक्षिण एशिया में इस वक्त सत्ता किसी बंदूक की नली से नहीं और ना ही किसी निरंकुश शासन से, जबकि जनता से प्रवाहित हो रही है। भारत के चारों ओर देख लीजिए, ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त अस्थिरता है। हाल ही में ही हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ। जल्दबाजी में शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई, लेकिन ऐसे में वहां पर जो उपद्रव की तस्वीरें सामने आई वो सच में हिला देने वाली थी। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा प्रकरण किस तरीके से हिंसा का रूप लेता गया, ये अपने आप में ही सबके लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी। और ऐसे में लगातार जो तस्वीरें सामने वहां से आ रही हैं अल्पसंख्यकों पर हमले की, वो अपने आप में ही अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़ी करती। इस बीच चलिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाते हैं। आज ये टू द पॉइंट का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर आए हैं जहां पर हम आपको बांग्लादेश के मामले से जुड़ी हुई और भारत को इससे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इसके हर पहलू को आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज टू द पॉइंट में हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो आपके सामने सबसे पहले हम रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आज जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या हिंसा के पीछे छात्रों का हाथ है। अब ये सवाल पूछना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छात्र आंदोलन से ही इस पूरे के पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई, और होते होते जब ये हिंसा तक पहुंचा तो सवाल उठते हैं कि आखिर हिंसा की किसने। क्या इसके पीछे कोई और था या फिर वो छात्र ही थे जो लगातार अपनी मांगों को प्रबल कर रहे थे हसीना सरकार के सामने। अब अगला सवाल आपको दिखा देते हैं, अल्पसंख्यक निशाने पर क्यों है। अब देखिए, अल्पसंख्यक और महिला ये एक सॉफ्ट टारगेट होता है जब इस तरीके के उपद्रव होते हैं, और ऐसे में अल्पसंख्यकों पर जब हमले की बात बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है मंदिरों को, तो ऐसे में ये सवाल पूछना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरा सवाल है, क्या शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश भुला देगा। अब ये सवाल आइडियोलॉजी के बेसिस पे और कल्चरली एक बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि मुजीबुर रहमान वो शख्स है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई, और ऐसे में जब तख्ता पलट होता है और मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जाता है, उनके स्टेचू को तोड़ा जाता है, तो सवाल कई सारे यहाँ पर उठने लाजमी है। और चौथा सवाल, क्या तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। अब ये सवाल देखिए इसीलिए 2 दिन से चर्चा में है क्योंकि जब शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटकर आऊंगी, और इस बीच उन्होंने अमेरिका के इसमें हाथ का जिक्र करते हुए कह दिया कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है। लेकिन इस सबके आगे सबसे अहम तौर पर जो बात साफ है वो हमें बांग्लादेश के लोग ही बता सकते हैं, जिन्होंने छात्र आंदोलन को करीब से देखा, जो इस वक्त वहां पर स्थितियों को जमीन पर होती हुई देख रहे हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ विप्र प्रसूनदास इस वक्त जुड़ रहे हैं। विप्र प्रसूनदास जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, एक हिंदू हैं, और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें देंगे कि कैसे वहां पर दरअसल कैसे हुआ और क्यों ऐसी तस्वीर बनी कि जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। बांग्लादेश हिंदुस्तान का एक मित्र माना जाता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक और ग्राफिक्स आपके सामने रख देते हैं। ये बांग्लादेश की जीडीपी से दरअसल जुड़ा हुआ ग्राफिक्स है। देखिए, हसीना के वक्त में अर्थव्यवस्था कैसी थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश विकास की राह पर अग्रसर था। हिंदुस्तान के मुकाबले भी कई मायनों में बांग्लादेश विकास कर रहा था। देखिए, जनसंख्या 1,70,00,000 है और बांग्लादेश की, और वास्तविक जीडीपी विकास दर 6% के रेट से वहां पर विकास दर में बढ़ोतरी हो रही थी। जीडीपी $446.3 बिलियन, और पर कैपिटा इनकम अगर निकाली जाए तो $2,620, यानी कि विकास के मायने में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश कहीं पीछे नहीं था। और अगर हम पीछे जाए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें जो जनवरी में भी हुए थे, उसमें 300 में से 225 सीटों पर आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी उसने जीत हासिल की, और 5वीं बार सत्ता में वो शेख हसीना जो 20 साल तक पहले प्रधानमंत्री रह चुकी थी वो फिर से सत्ता में आई। तो ऐसे में
अगस्त आते आते आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जनता के बीच में ये आक्रोश फूटा, इसी पर बातचीत करने के लिए विप्र दास हमारे साथ हैं। विप्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो अपने आप में ही सबके लिए चिंता का विषय है। आप इस वक्त क्या कुछ बताएंगे हमें, क्या देख रहे हैं बांग्लादेश में होता हुआ? अब जो देखा जा रहा है कि whatever was going on has stabilized. जो परिस्थितियां सामने आई थी आफ्टर शेख हसीना's resignation, we have seen that after the interim government took over, and now that law is back in the country again, we can see that we can see that things have started to become a lot more normal. But there is still work to be done, as a lot of vandalism, a lot of attacks on minorities are still going on, although they are not as bad as they were a few days ago. Okay, so you are a Hindu. So over there in Bangladesh, we've seen images coming out where temples are attacked, और महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव वहां पर हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, पूरे विश्व ने देखी है। और ऐसे में आप जब वहां पर बतौर एक हिंदू हैं और एक ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं जहां पर सॉफ्ट टारगेट समझकर हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके की इनसिक्योरिटी, किस तरीके की सेफ्टी को लेकर आप लोगों के कंसर्न्स हैं इस वक्त? सेफ्टी को लेकर कंसर्न देखिए, हिंदुओं पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं. इट्स हम्म, नॉट लाइक दे आर नॉट हैपनिंग. A lot of Bangladeshi people, in order for many reasons, will deny it. Attacks nahi ho rahe. People are जी, protecting, and that's true. People are protecting, but हम्म, there are problems too. Hindus are facing genuine problems, and last yesterday only there were protests in the capital city in Dhaka and Chittagong, that Hindu people were protesting against these attacks on Hindu temples. So right now, people like me, who privileged, जो लोग ज्यादा financially privileged है, जो शहरों में रह रहे हैं, like us, we are not really fearing for our lives right now. We were right after 5th August, after the vandalism broke out, because we were not sure what the scale of that violence would be. We were unsure of that. But when that started pouring in, and there were a lot of attacks, yes. But आपने जो कहा, जो तस्वीरें बाहर आ रही थी, a lot of them, जी, even a lot of them from the Indian media, were exaggerations. That is true. A lot of them were exaggerations, and what those exaggerations did badly was ओके, they made it harder for us as Bangladeshi Hindus to talk about our problems to Bangladeshi people. When we told हम्म, Bangladeshi people, general people, these things are happening to us, these attacks are happening, we don't know who are doing them, but they are happening whatsoever. We need to stop them, because so much propaganda or so much misinformation was being spread. They dismissed a lot of our claims, saying that ये सब तो नहीं हो रहे हैं. Why are you guys lying? Probably because it is usually a stereotype that maximum Hindus in Bangladesh are a supporter of Sheikh Hasina. However, that stereotype is not always true. A lot of Hindus, including myself, were not big supporters of Sheikh Hasina. We actually were not very happy with her autocratic regime. ओके। तो आपके हिसाब से ये उपद्रव कर कौन रहा है, जो हमले हो रहे हैं? ये कर कौन रहा है? क्या ये वही छात्र हैं जो पहले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके कारण शेख हसीना को हटना पड़ा? या फिर ये कोई और लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में इस वक्त ऐसी तस्वीर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी ये तस्वीरें आ क्यों रही हैं बाहर? कौन है इसके देखिए ये पीछे? लोग, देखिए, एक एक चीज तो क्लियर है, ये लोग छात्र नहीं है. हम्म, ये लोग
जो सेम छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सेम छात्र नहीं है। जी। ये लोग कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है। ठीक कुड है। बी आवामी लीग, कुड बी सम अदर पार्टीज, could be हम्म। Jamaat Islami. We don't know. We don't know. Or it could be normal people. It could be normal people who for any reason whatsoever, probably have हम्म। किसी आक्रोश में आकर ये कर रहे हैं. Could be normal people. Could be Awami League. So that they could prove a point जे शेख हसीना के जाने से हिंदुओं पर ये अटैक हो रहे हैं. फिर शेख हम्म। हसीना वॉज द सेवियर ऑफ हिंदूज, ऐसा पिक्चर पेंट करने वाला भी हो सकता है. और इट कुड बी राइट विंग extremist Islamist groups. We don't know. And we can only speculate. As long as these people who have actually done these attacks, steps are being taken to actually हम्म। arrest them and try them for whatever crimes they have committed. So वो होने से पहले कुछ बोलना मुश्किल है. बट एक उन्हें चीज क्लियर है, ये लोग छात्र नहीं है. ये लोग छात्र नहीं हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फिलहाल वहां पर अंतरिम पीएम जो है मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया है। और ऐसे में उनकी भूमिका अल्पसंख्यकों के संरक्षण में एक अहम है। और ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और गरीबों का मसीहा भी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में अभी तो मतलब मानकर चलिए कि 3 महीने के लिए तो मोहम्मद यूनुस है। उसके आगे जब इलेक्शंस होते हैं तो किसको बांग्लादेश के लोग चुनते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के राज में अब शासन में आपको क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो रुकेंगे? आ, देखिए, हम अभी भी कहना जरा मुश्किल है, बिकॉज मोहम्मद यूनुस अभी आए हैं एंड ऐसे परिस्थिति में आए हैं कि देश में a lot of violence has been going on. Most Bangladeshis, ज्यादातर बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस को बड़े अच्छे अच्छे आलोक में देखते हैं. बिल्कुल। He's regarded very very highly because he's Bangladesh's only Nobel Prize winner. And he is one person who has been very very impactful when it comes to Bangladeshi economy and everything. So he's very respected in Bangladesh and abroad, and he's held in very high regard abroad and Bangladesh. People in Bangladesh are hopeful that he will be a good leader. And as minorities, most minorities, while we don't really can't really say anything in a matter whether these attacks will stop. अगर रुकेंगे या नहीं अभी तो कह नहीं सकते. लेकिन we are hopeful that Mohammad Yunus would do something, so that will do something that will help us, will do something that will help stop these attacks. What actually happened from January to August when Sheikh Hasina won with a majority, with a good majority, 225 seats out of 300? It shows that she was a popular leader in Bangladesh. So, what actually do you see happening in these few months that people got so angry with her that this violence took place in Bangladesh? See, when we talk about election results, we also need to talk about the circumstances under which the elections have happened. इलेक्शन ऐसे हो रहे थे, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, Hmm. they accused these elections to be unfair. Hmm. They accused these elections to be unfair. As a result, they boycotted these elections. All right. When they boycotted these elections, what happened is mostly seats शेख हसीना की पार्टी को ही गई, because और कोई पार्टी तो था नहीं, Hmm. और कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, और Hmm. इंडिपेंडेंट कुछ एमपीज चुने गए. सो वो हुआ. Hmm. But overall, and this has been a complaint since 2014, that Sheikh Hasina has not been conducting elections freely and fairly. Okay. That is why a lot of people, probably had a lot of uh, anger against Sheikh Hasina. There was also anger against Sheikh Hasina because she is said to have preferred India a lot more. She is said to be a bit of an ally to India. She is said to be
So recently, she signed a treaty with India, giving India the right of rail passage through Bangladesh. So a lot Hmm. of people did not welcome that idea because a lot of people in Bangladesh, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, क्या बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट है क्या लोगों के भीतर? ये है, बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स है और बहुत ओके। अच्छे से ही है. There are a multitude of reasons for that. Reason number one is many Bangladeshis consider to this day, and rightly so, that under the Modi BJP government, that Muslims are oppressed in India. Because many Bangladeshis believe that, our result is that Bangladeshi Muslims, because Bangladesh is such a Muslim majority country, Bangladeshi Muslims believe that India is not taking care of Muslims properly, which is why Bharat विरोधी sentiments यहाँ पर बहुत अच्छे से ही है. I get the point when you say that minorities in everywhere in every country, when these kind of things happen, so minorities are a soft target. When you spoke about the Muslims in India, I would like to keep some numbers here. When India got independence, the percentage of Muslim over here in India was 9.48%, but now, as we are in 2024, it is 14.09. It means it has increased. But if we talk about Hindus in Bangladesh, it used to be 22% earlier, and now it has declined to 9%. So every country might have an issue with the minority and minorities being targeted, but at the same time, there has to be a, an, an accountability that who actually is doing this. Are they the people of country, or are they the people who actually have that mindset of suppressing someone? So moving ahead, I would ask you, like, अभी बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ, सब कुछ हुआ. हमने देखा कि पीएम हाउस में किस तरीके से लोग घुस गए शेख हसीना के कपड़े, और मतलब सम ऑफ दोस इमेजेस वर शेमफुल, लाइक, और एनिमल्स को लेकर, वो मासूम से जानवर जिन्हें रैबिट्स किस तरीके से लेकर जा रहे हैं. When you saw these pictures coming out, what actually did they what would you say about those images? What I would like to say about those images is that those things should not have happened. Whatever went on in Sheikh Hasina's residence after she left, a lot of people think that those things should not have happened. Uh, but देखिए, a lot of it was, a lot of people justify those things saying that it was an outburst of joy because a lot of people did not like Sheikh Hasina, and when she left, a lot of people were very happy. ढाका में उस दिन उत्सव के माहौल था. Um, so that happened, but whatever happened should not have happened. So much violence and so much and those shameful pictures, yes, they were shameful for all of us. Should not have happened, but they have, unfortunately, and all we can do now is hope that they don't repeat again. Those pictures should not repeat, and in any of the country actually. And now moving ahead, I would show you some pictures, some video pictures that came out from the protest in Bangladesh. So this is it started from a students protest. छात्र आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई. दरअसल कोटा को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है जो हम आगे बात करेंगे. ये जब पीएम हाउस में लोग घुस गए तो किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को वहां पर तोड़ा गया. अगला सवाल आपसे इसी पर करते हैं. और ये वहां के नए अंतरिम पीएम है मोहम्मद यूनुस, और ये है शेख हसीना, जो कि फिलहाल बांग्लादेश में नहीं है. अब आ जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान पर. बंगाली कल्चर पूरा का पूरा बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है. वहां पर दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं और साथ मिलकर मनाते हैं. ऐसे में अगर हम लोग वहां के कल्चर की बात करें, विप्र, तो वहां का कल्चर ज्यादातर प्रभावित होता है
शेख मुजीबुर रहमान से भी। वहां के लोग उनकी लेगेसी को फॉलो किया करते थे एक समय में। 1971 के बाद जब अवामी लीग ने जैसे लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश की आजादी के लिए, तो तब से लेकर अब तक जो चेंज हमें देखने को मिला है वो अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। लोग मूर्ति के ऊपर चढ़कर मूर्ति को तोड़ रहे हैं, और किस तरीके से उनकी जो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने खुद नोटिस किया कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी फॉर इंडिया सेम वॉज मुजीबुर रहमान फॉर बांग्लादेश, एंड डिसक्रेडिटिंग हिम इन सच अ वे जस्ट बिकॉज आप लोगों का एक मुद्दा जो था वो उस पर बात नहीं बन पाई, कि कितना सही है। uh, देखिए, so what went on, the एड इन इट, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी बांग्लादेश में आगे चल पाएगी, या फिर वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि शेख हसीना चली गई है, एकदम खत्म सब कुछ? शेख मुजीबुर रहमान अब नहीं याद किए जाएंगे बांग्लादेश की हिस्ट्री में? uh, देखिए, शेख मुजीबुर रहमान, his contributions to 1971 War of Independence and his role in the independence of Bangladesh, that is quite undebatable. He played a huge role in it. What happened went on in the last 14 years of Sheikh Hasina's regime is that the propaganda or whatever was taught in schools was that Sheikh Mujibur Rahman was the sole person. He was portrayed as the only hero behind Bangladesh's independence. Now that is not always true. There were a lot of other people that played a very similar role, that played as much of a role as Sheikh Mujibur Rahman did. Now, he has been very highly regarded in Bangladesh, but he is also a very controversial figure. The last regime did not want to reveal that, but it is true that Sheikh Mujibur Rahman, while being very respected, is also very controversial, and a lot of people did not like him. That is true. A lot of people did not like him, did not like his legacy. A lot of people do not agree with secularism in this country. He was a very big proponent of secularism in this country. So there is a lot of other reasons as well, and which is why, while I do not think that his legacy will be completely forgotten, I think his legacy will be diminished a lot, and he will be one of the many people instead of being the one person who brought Bangladesh independence. Moving ahead, I saw some pictures of borders, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान की एक बड़ी तस्वीर जो है बॉर्डर पर लगी होती है। तो ऐसे में देखकर ऐसा लगता है कि मानिए कि मुल्क की पहचान उनके चेहरे से होती थी, और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे वो शेख हसीना के दौर में अ, अच्छे रहे, और भारत ने बहुत निवेश भी वहां पर किया, जो कि तोड़ा गया प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इसके पीछे था कौन? मतलब अब ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन आई एम आस्किंग इट अगेन बिकॉज शेख हसीना व्हेन जब उन्होंने देश को संबोधित किया कल परसों, जब उन्होंने बात बोली, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे अमेरिका है, एंड सम पीपल आर मेकिंग इट कि इसके पीछे आईएसआई है। व्हाट डू यू थिंक, हु इज बिफोर इट? Uh, बांग्लादेश के खुद बांग्लादेश के लोग, या फिर कोई और बाहरी ताकत जिसने बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी पैदा की है? to be very honest, बांग्लादेशियों ने ये जो प्रोटेस्ट किया है, these protests were completely 100% organic. या None of us made the students go. None of no person instigated the students. Students को किसी ने भड़काया नहीं है. Students ने बिल्कुल। अपने आप प्रोटेस्ट किए हैं, और कोटा के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट किए हैं. What made the protest an anti-हसीना protest was the fact जे आवामी लीग के गुंडे लोग जब स्टूडेंट्स पर अटैक कर लिए, जब पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायर कर दिया, तब स्टूडेंट्स की मांग थी कि ये फायरिंग रुक जाए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दीजिए, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दुनिया के सारे देशों में, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट. सो now that right had been uh, डू यू that थिंक right had been taken away.
So do you think डेमोक्रेसी अब आगे सुचारू रूप से सही तरीके से चल पाएगी बांग्लादेश में? बांग्लादेश क्योंकि जो में डेमोक्रेसी, वी कैन ओनली होप, वी कैन ओनली होप हाँ, जे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाए. वी कैन होप दैट ऑल पीपल इंक्लूडिंग शेख हसीना का पार्टी, वो जो अब नहीं है, वो आ जाए शेख हसीना की पार्टी आ जाए, आवामी लीग आ जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करे. डज नॉट मैटर, लोग जिसे वोट देंगे वही सत्ता पे आए, वही हम चाहते हैं. but in 1975 we saw like how her father and like 40 people were killed by the army when army took over Bangladesh. So it really Bangladesh really has a history, but we will have to talk about present what actually was happening in Bangladesh and the reason why students actually protested. Um, my last question to you: we see there are too many Hindus who have gathered at the borders and saying कि हमें हिंदुस्तान में शरण मिले. हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं कि जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वहां पर कई सारे जो हिंदू लोग हैं वो आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत में शरण मिलनी चाहिए. जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, बीएसएफ, वो फिलहाल उन्हें रोक रही है क्योंकि हिंदुस्तान में पहले से ही शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या है ना. जो पहले जब दंगे हुए थे तब बहुत सारे शरणार्थी हिंदुस्तान आए थे, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के लिए भी है वो किस तरीके से शरण देता है. तो ऐसे में आप लोगों की मांग क्या है हिंदुस्तान से? आप किस तरीके की मदद की उम्मीद हिंदुस्तान से करते हैं? कि देखिए Uh, आप लोग अपने आप से आवाज अपनी उठाएंगे वो एक बहुत सही चीज है. एंड द वे यू आर गोइंग, यू आर हेल्पिंग योर फेलोज, इट्स अ ग्रेट थिंग. But at the same time, some voice needs to be raised on, on a good level. So Prime Minister Narendra Modi, we saw tweeted when your new Prime Minister took oath कि जो अल्पसंख्यक है उनकी संरक्षण की बात होनी चाहिए. तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? we want to be very honest. All we can want, as India has been a close ally to Bangladesh for a very long time. All we want is support Bangladeshi Hindus. Yes, very good. We want Yeah. that support. We would love that support because Hmm. uh, things have happened. Bangladeshi Hindus have been oppressed to some extent, and since the independence of Bangladesh, because we are a minority. That is true. We want the support. We would love the support. Yes, but that support, because I don't know if you have noticed, a lot of Indian netizens on Twitter were saying things like, we need to invade into Bangladesh, we need to put pressure on Bangladesh, we need to do these things to Bangladesh. What this does, what these kinds of narrative does is it creates a bad atmosphere. It creates an atmosphere of mistrust between Bangladeshi people, among Bangladeshi Muslims and Hindus, because Bangladeshi Muslims then go, are Bangladeshi Hindus spies for India, or Bangladeshi Hindus more leaning towards India. So we want support in a way that will not threaten our country's freedom, will not interfere with our country. We only want support that if something goes wrong, if something bad happens to us, we want the support, that we want the truth to be out in the world. We want the absolute truth, the only truth, whatever is happening factually, no sensationalization, no nothing. We want the truth to be out. We want people to talk about it, but only about what's happening. And we What's don't happening? want people to exaggerate. All right. But what actually is going to decide the relationship between India and Bangladesh is all in the hands of government actually. What diplomats will make out of it and how it goes ahead is very important. And over here in this panel discussion, sitting over here, I can only say you that we love you as our Bangladeshi friends. Uh, Either you are a Hindu or you are a Muslim, we love you because you are a human being, and Bangladesh has been a good friend of India from a long time, and that's the reason we Indians love Bangladeshi people. And in India, भारत में अगर आप आते हैं और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो
people have a very good heart for Bangladeshi people. That's what I can tell you from my experience, because I do really have. So Vipra, thank you so much for making out your time और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बांग्लादेश की स्थितियों पर हमसे बातचीत करने के लिए। और अंत में आपके लिए ये न्योता है कि कभी हिंदुस्तान आते हैं तो बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि अतिथि देवो भवो, ठीक है। तो एकदम आपका इंतजार करेंगे हम, वहां पर स्थितियां सुधरे इसकी इसके लिए हम खूब सारी बेस्ट विशेस करते हैं, और आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आपको बताकर ही आऊंगा। बिल्कुल आना। और or yes, we can only hope that India remains a strong ally for Bangladesh in a बिल्कुल। way that is in a way that is respectful for both the countries, mutual बिल्कुल। respect ho. That is all we want. And yes, even a lot of Bangladeshis have appreciated the efforts Indians have put into. A lot of Indians Akash Banerjee from Deshbhakt channel and a lot of other Indian media houses, they have covered it, used their platform to say what the truth is. They have conveyed the truth, and the Bangladeshi people have our we have nothing but gratitude towards them. So that was विप्र प्रसन्नदास, जो कि हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े थे, एक हिंदू हैं, और साथ ही में एक बांग्लादेशी होने के साथ साथ हिंदू होते हुए किस तरीके से उनके लिए परेशानियां वहां पर खड़ी हो रही है, इस पर अपनी बातें हमारे साथ में रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप विप्रा, आपने हमसे बातचीत की। और वही न्योता आप याद रखिएगा, आपने खुद कहा कि अब मैं आने से पहले आपको जरूर बताऊंगा, तो आपको जरूर बताना पड़ेगा। आप जब भी आते हैं याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। It was a great to talk to you.